हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शीतल चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की क्लासेस। आज हम हिंदी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदी की क्लासेस में हम शुरू से अंत तक सब कुछ पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा हिंदी का काफी अच्छा खासा स्कोर एग्जाम्स में आता है, और स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में तो काफी बड़ा स्कोर आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी हिंदी की पहली क्लास। और पहली क्लास, जैसा कि आप सबको पता होगा या फिर आप सबने पढ़ा होगा, शुरू से हम जब हम हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम किसके साथ हिंदी की शुरुआत करते हैं? वर्णमाला। किसके साथ हम हिंदी की शुरुआत करते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स वर्णों की माला। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको आपका पुराना समय याद दिलाने वाली हूँ। आज हम वर्णमाला को फिर से पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मोतियों की माला को हम मोती पिरो पिरो कर बनाते हैं, उसी प्रकार वर्णमाला, वर्णों वर्णों की माला में हम वर्णों को पिरोते हैं। वर्णमाला में सारा खेल ही वर्ण वर्ण का है। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे हम आज? वर्णमाला। अब वर्णमाला अगर हम पढ़ रहे हैं तो माला तो हमें समझ आ गया, माला, लेकिन इसके लिए हमें वर्ण का पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण, देखिए, जिसके टुकड़े हम ना कर सकें या जिसके टुकड़े करने के बाद उसका उच्चारण हम ना कर पाए। देखिए, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। आइए करके देख लेते हैं टुकड़े। अगर हम आ के टुकड़े करना चाहें तो क्या मीनिंगफुल है ये? क्या आप इसका उच्चारण कर पाएंगे? नहीं। तो फ्रेंड्स, वर्ण का सीधा साधा मतलब है कि वर्ण के ऐसा मतलब ऐसे वर्ण जिनके टुकड़े ना किए जा सके उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो फ्रेंड्स, वर्ण हमने पढ़ लिया। अब हमारे आ जाते हैं इसके बाद वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। फ्रेंड्स, वर्णों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। सबसे पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, और लास्ट है आपका अयोगवह वर्ण। अयोगवह वर्ण। तो फ्रेंड्स, स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, आ से आओ तक। और आप अगर इन्हें काउंट करेंगे तो ये होंगे 11। 11। इसी के साथ हमें क्या पता चलता है कि हिंदी भाषा में हमारे कितने स्वर होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत का से मां तक के सभी व्यंजन आ जाएंगे, और अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे, और फ्रेंड्स इसी में हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे।
नंबर 3 आपका है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह के अंतर्गत हमारा आ जाता है अंग और ऐन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया वर्णों के प्रकार। वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह वर्ण। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि हमारी हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। तो फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि हिंदी में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत भाषा में हमारे 13 स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में 2 स्वरों को और ऐड कर लिया है। इसी प्रकार पालिव और प्राकृत में 10 स्वर होते हैं और अपभ्रंश भाषा में हमारे 9 स्वर होते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप सब मेरी क्लास को लें तो प्लीज आप अपने हाथ में नोटबुक और पेंसिल जरूर रखें। कोई पॉइंट है जिसे मैंने बोला है और नहीं लिखा है तो उसे भी आप नोट डाउन कर ले प्लीज। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे वर्णों के प्रकार। इसी तरह जैसे हमने वर्णों के प्रकार पढ़े, तो वर्णों का हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा स्वर वर्ण। तो अब हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण होता क्या है, स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। फ्रेंड्स, स्वर वर्ण जिस प्रकार वर्णों के प्रकार होते हैं उसी प्रकार स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो स्वर वर्ण होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? 4 प्रकार के। उसमें हमारा सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आता है हमारा मात्रा के आधार पर। इसको हम समय के आधार पर भी बोल सकते हैं, इसको हम उच्चारण के आधार पर भी बोल सकते हैं, उच्चारण के आधार पर। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको ये एक्स्ट्रा इनके जो दूसरे नाम हैं वो इसलिए लिखवा रही हूँ। अगर आपसे मात्रा के आधार पर पूछ लिया जाए और आपको सिर्फ उच्चारण का पता है तो फिर आप कैसे करेंगे? इसलिए इनके जो मतलब दूसरे नाम हैं उनसे भी हमें अवगत होना है। ठीक है फ्रेंड? तो मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर जो हमारे प्रकार होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार। सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इसको ह्रस्व नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको ह्रस्व पढ़ेंगे। ये हाँ में रा निकला हुआ होता है। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता है उन्हीं को हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता है उन सारे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आ जाएंगे? आ, ई, उ, रे। ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? आप बोल के देखिए, अ, ई, ई, उ। बहुत कम समय में हम इनको बोल पाते हैं, बहुत कम समय लगता है हमें इनके उच्चारण में। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक और बात फ्रेंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए लघु स्वर, तो लघु स्वर भी हम ह्रस्व स्वर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल स्वर, तो मूल स्वर भी हम ह्रस्व स्वर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक मात्रिक स्वर, तो एक मात्रिक स्वर भी हम ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ये इसके दूसरे नाम हैं ह्रस्व स्वर के। ताकि एग्जाम में अगर आपको किसी भी अदर नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो वो ना छूटे आपसे, इसलिए मैं आपको साथ साथ इनके सारे दूसरे नामों से
अवगत करा रही हूँ। इसके बाद हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, देखिए दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ज्यादा। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगे, वो सारे स्वर हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? दीर्घ स्वर के। तो फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत। अब देखिए, दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्वर आते हैं। अगर हमसे संख्या पूछी जाने लगे कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं, तो कितने स्वर आते हैं? 7। फ्रेंड्स, एक और बात, इसमें से अगर आपसे पूछा जाने लगे सजातीय स्वर कौन से हैं, तो सजातीय स्वर हमारे कौन से हैं? ये हैं आ, बड़ी, बड़ा ऊ। क्योंकि ये देखिए सजातीय से मिलकर बने हैं। ये आ जो बना है हमारा ए, दोनों एक से स्वर हैं, इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए हमने इन्हें क्या कहा है? सजातीय। क्या कहा है इन्हें हमने? सजातीय। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्वर हैं बचे हुए, इनको हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। हम इनको क्या कहेंगे? संधि स्वर, या संयुक्त स्वर भी हम इनको बोल सकते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे ये ए हमारा जो मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? ए प्लस ई से। इसलिए ये, और हम इनको साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि इनको हम क्या कहेंगे? सजातीय। इसी प्रकार इन सबको हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर। क्या कहेंगे हम? विजातीय स्वर। और दूसरी बात फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं? बड़े स्वर भी हम कह सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर को। द्विमात्रिक स्वर। अब आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, हमने ह्रस्व स्वर को पढ़ा, हमने दीर्घ स्वर को पढ़ा, इसके बाद हमारा आता है प्लुत स्वर। तो फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे ज्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में हमें सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे, वो होते हैं क्या? प्लुत स्वर। जैसे अगर हम बोलने लगे या लिखने भी लगे, देखिए ओम, ओम, क्या लिखने लगे? ओम। बोल के देखिए आप, ओम। तो ओम बोलने में हमें ए और आ से ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के दूसरे नाम बताए, प्लुत स्वर को हम क्या कहते हैं? पवित्र स्वर भी हम प्लुत स्वर को कह सकते हैं। पवित्र स्वर के नाम से भी हमारा प्लुत स्वर जाना जाता है। इसके साथ हमने स्वर वर्ण का पहला प्रकार पढ़ा, मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरे प्रकार की तरफ, दूसरा प्रकार आ जाता है हमारा फ्रेंड्स ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति, ओष्ठ मीन्स होठ और आकृति मीन्स आकार। होठों के आकार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि होठों की आकृति के आधार पर। तो फ्रेंड्स, होठों की आकृति के आधार पर जो स्वर वर्णों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2। पहला होता है हमारा वृत्ताकार और दूसरा होता है हमारा अवृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्त के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वृत्त का आकार जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे होठों का बन जाए, वो हमारे वृत्ताकार के अंतर्गत आ जाएंगे।
यानी कि जब हमारे होठ एक व्रत का रूप धारण कर लें, जब हमारे होठ जिस वर्ण को बोलते हुए व्रत का रूप धारण कर लें, वो हमारे व्रताकार के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ऊ, ऊ, ओ और आओ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो होठ हैं वो व्रत का आकार धारण कर लेंगे, इसलिए हम इनको व्रताकार में रखेंगे। इसी प्रकार अव्रताकार, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा होठ व्रत की आकृति को धारण नहीं कर पाए, वो हमारे अव्रताकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अव्रताकार के अंतर्गत जो हमारे स्वर आएंगे वो कौन कौन से होंगे? ए, आ, ई, ई, री, ए, आए, ये आ जाएंगे हमारे अव्रताकार के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा व्रताकार भी और अव्रताकार भी। इसी के साथ हम इसके अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया मात्रा के आधार पर और होठों की आकृति के आधार पर। तो अब इसका जो तीसरा प्रकार है वो है आपका जिह्वा के आकार पर, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा किसे कहते हैं? जीभ को कहते हैं। तो तीसरा इसका प्रकार है जिह्वा या जीभ के आधार पर। जिह्वा या जीभ के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर में फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम अग्रस्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठता है, जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठ जाए, वो अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। ये आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो अग्रस्वर के अंतर्गत जो हमारे स्वर आते हैं वो आते हैं हमारे ई, ई, री, ए, ऐ। आप बोल के देखिए इन्हें, इन्हें बोलते हुए इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठता है। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट स्वर, स्पष्ट स्वर में हमारा क्या आता है? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। तो इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का पिछला हिस्सा उठता है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्पष्ट स्वर के। इसी के साथ अब आपका आता है मध्य स्वर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा उठे तो वो अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा उठे, वो पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। और जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग उठ जाए तो वो हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और मध्य स्वर के अंतर्गत फ्रेंड्स सिर्फ हमारा एक ही स्वर वर्ण आता है और वो है हमारा ए। बोल के देखिए आप, ए। तो ये हमारे स्वर वर्ण का तीसरा प्रकार भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका लास्ट और अंतिम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका मुख आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर। मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर फ्रेंड्स चार प्रकार होते हैं। विव्रत,
संवृत, विवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत। आपको नामों से ऐसा लग रहा होगा ये तो पता नहीं क्या है। तो संवृत, संवृत में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह सबसे कम खुले वो हमारे संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह सबसे कम खुले वो हमारे संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी, री, ऊ, बड़ा ऊ। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख द्वार है वो सबसे कम खुलता है। इसी के जस्ट अपोजिट विवृत में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। संवृत में मुख द्वार सबसे कम खुलता है और विवृत में मुख द्वार हमारा सबसे अधिक खुलता है। तो विवृत में हमारा मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। विवृत के अंतर्गत सिर्फ हमारा एक ही स्वर आता है, आ। आप उच्चारण करके देखिए, जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख द्वार है वो सबसे अधिक खुलेगा, आ। अब आ जाता है हमारा अर्धसंवृत। अर्धसंवृत मैंने अभी आपको बताया कि संवृत में हमारे मुख का द्वार जो होता है वो सबसे कम खुलता है। और अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में क्या होता है, अर्धसंवृत में हमारा मुख का द्वार जो है वो संवृत की तुलना में कुछ थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। संवृत की तुलना में कुछ थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, ए और ओ। ऐसे ही अर्धविवृत, विवृत में मैंने आपको बताया मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलता है। तो अर्धविवृत में हमारा विवृत की तुलना में मुख द्वार थोड़ा सा कम खुलता है, ए, औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स स्वर वर्णों के प्रकार आपके पूरे होते हैं। ये आपकी हिंदी की पहली क्लास थी, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको क्लास समझ आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।